बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंजला से मोहम्मद हंजला। अस्सलाम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी फार्म डी सेकंड प्रूफ को। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या थी, स्कोप क्या था, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी की। Microbiology is the study of tiny living things that are too small to seen with naked eye, like bacteria, viruses and fungi। क्या कह रही है कि ऐसे टिनी लिविंग थिंग्स जो कि इतने स्मॉल हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की, इसको क्या नाम दिया? माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। Pharmaceutical microbiology is the specialized branch of microbiology that focuses on study of microorganisms relevant to the production, quality and safety of pharmaceutical products। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में, उनकी क्वालिटी में और सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। ये एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जो ख़ास तौर पे फोकस कर रही होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कि प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनके बारे में स्टडी करने को हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। It involves detection, identification and control of harmful microorganisms that could contaminate medications, vaccines and other pharmaceutical products। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का रोल बताया जा रहा है कि वो क्या करती है, उसका रोल क्या है। तो वो ये कह रही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है ताकि मेडिकेशन जो है वो कंटामिनेट ना हो पाएँ, वैक्सीन जो है वो भी कंटामिनेट ना हो पाएँ, और बाकी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ख़राब ना होने पाए। तो इन सब को फोकस जो बेसिक किया जाता है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है? द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉइस पास्चर। लॉइस पास्चर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, ये जो टर्म है, ये जो लफ्ज़ है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम 4 डिफरेंट एरा में इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो एरा है वो है डिस्कवरी एरा, इसको हम स्पॉन्टेनियस एरा भी बोलते हैं। द एरा स्टार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल who believed that living organisms could develop from non-living things। क्या कह रहे हैं जी? डिस्कवरी एरा को स्पॉन्टेनियस एरा भी कहते हैं, और डिस्कवरी एरा स्टार्ट हुआ था एरिस्टोटल से, जो इस बात पे यकीन रखता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जानदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेवलप कहाँ से होते हैं? गैर जानदार, नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स से डेवलप होते हैं, ये अरिस्टोटल ने वो इस बात पे यकीन रखता था। अब इस फर्स्ट एरा में जो कंट्रीब्यूशन रही हैं बहुत सारे साइंटिस्ट की, आइए वन बाई वन उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी एरा में हमने बात की कि एरिस्टोटल से ये स्टार्ट होता है, और सबसे पहला जो इसमें रोल या कंट्रीब्यूशन रही वो थे रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक कौन थे? In 1665, Robert Hooke discovered smallest unit of tissues, which he called cells, and published his work in his book Micrographia। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यू डिस्कवर किया जिसको उसने सेल्स का नाम दिया, और उसने अपना जितना भी इस पे वर्किंग की उसने उसको पब्लिश किया अपनी बुक में जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उसके बाद आते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek वाज अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट who observed and accurately described microorganisms which he named animalcules and animalcules, little animals, by using his self-made microscope। एंटोनी वैन लीeuwenhoek वो पहला आदमी था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब भी किया, और उसने उसका नाम, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या रखा? एनिमलक्यूल्स, यानी कि लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स। किसकी मदद से? उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उसके पास थी, उसकी खुद की बनाई हुई,
और उसके ज़रिए उसने इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, क्योंकि सबसे पहले उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, तो इस वजह से उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek को। तो हमें डिस्कवरी एरा, जिसको स्पॉन्टेनियस एरा भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत अरिस्टोटल से हुई, जो यकीन रखता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें हासिल होते हैं। उसके बाद इस एरा में दो बड़े साइंटिस्ट आए, एक रॉबर्ट हुक आया और दूसरा एंटोनी वैन लीeuwenhoek आया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उसने डिस्कवर किया स्मॉलर यूनिट ऑफ टिश्यूज़ को, जिनको सेल का उसने नाम दिया, और उसने जितना भी वर्किंग की उसको उसने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में पब्लिश कर दिया। उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek आया, जो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये पहला साइंटिस्ट था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि एक्यूरेटली उसको डिस्क्राइब भी किया, और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम उसने रखा एनिमल्क्यूल्स, जो कि लिटिल एनिमल्स होते हैं। और ये सारी उसने, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, लेकिन तब माइक्रोस्कोप इतनी डेवलप नहीं थी, तो उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के जरिए ये सारी स्टडी की। सेकंड हमारे पास जो एरा है वो है ट्रांजिशन एरा। इसमें भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। Development of microbiology raised some important questions toward the belief of spontaneous generation. Spontaneous generation is the theory that says living organisms can be developed from non-living things. अब चूँकि माइक्रोबायोलॉजी डेवलप होने लगी थी, तो कुछ सवालात इसने उठाने शुरू कर दिए। किसके बारे में? स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो थ्योरी थी जो कि अरिस्टोटल ने पेश की थी कि नॉन लिविंग थिंग्स से हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हासिल होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ सवालात उठने शुरू हो गए। अब वो सवालात किन ने उठाए, किन साइंटिस्ट ने उठाए, उनका क्या सोल्यूशन निकाला, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फ्रांसिस्को रेडाई। फ्रांसिस्को रेडाई वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु चैलेंज्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसने इस स्पॉन्टेनियस एरा की स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, इसकी थ्योरी को चैलेंज किया। ही कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिकेइंग मीट एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैगॉट्स स्पॉन्टेनियसली। उसने ख़राब मीट उठाया और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि उसने एक नॉन लिविंग चीज़ उठाई और उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए कि क्या उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, नहीं होते। वो दरअसल ये देखना चाहता था कि क्या इस डिकेइंग मीट में ये एबिलिटी है कि वो मैगोट्स को स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस करवा सके। तो रिजल्ट क्या निकला? ही शोज दैट मैगोट्स वुड नॉट राइज फ्रॉम मीट इफ इट इज़ कवर्ड। तो रिजल्ट ये निकला, अगर तो मीट, डिकेइंग मीट, बेशक खराब मीट को कवर ढका हुआ है, तो फिर जो है वो मैगोट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, फिर वो मैगोट्स नज़र नहीं आए उसको उसमें। तो इसका ये रिजल्ट निकला, ही शोज दैट मैगोट्स वुड नॉट राइज फ्रॉम मीट इफ इट इज़ कवर्ड। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन नीथम। जॉन नीथम जो है वो एक्चुअली तो सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस थ्योरी के, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसके, जो कि अरिस्टोटल से शुरू हुई थी। ही प्रपोज दैट टाइनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स अरोज स्पॉन्टेनियसली ऑन मटन। अब क्योंकि वो बिलीव रखता था कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से आते थे, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने मटन के ऊपर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पॉन्टेनियसली अरोज होते देखा है। He covered the flask and even heated it, but still the microbes appears on mutton broth. अच्छा, उसने फ्लास्क को कवर किया और उसको हीट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि स्टिल जो है वो माइक्रोब्स जो है वो अपीयर हो रहे थे मटन ब्रॉथ के ऊपर। तो क्या कह रहे हैं बेसिकली, उसने किया क्या? ही कवर्ड द फ्लास्क विद क्लॉथ नॉट इन एयर टाइट कंटेनर, सो माइक्रोबियल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ एयर। बट एक्चुअली वो, अब उसने तो ये अपना काम कर दिया कि उसने उसको फ्लास्क को कवर किया क्लॉथ के साथ और उसके बाद उसको हीट किया। फिर उसने, क्योंकि उसका माइंडसेट थी अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, वो उसको फॉलो कर रहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को, तो उसने ये बात तो सोची ही नहीं कि मैं तो कवर कर रहा हूँ फ्लास्क को कपड़े के साथ, क्लॉथ के साथ, लेकिन एयर टाइट कंटेनर के साथ तो नहीं कर रहा। तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो तो एयर की इन्फ्लुएंस से भी हो सकती है, तो ये चीज़ उसने नोटिस नहीं की। थर्ड पे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है लाज़ारो स्पेलेंज़ानी। लाज़ारो स्पेलेंज़ानी वाज एन इटालियन साइंटिस्ट हु disapproved all the experiment performed in the favor of spontaneous generation। ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फेवर में किए गए थे परफॉर्म, उनको डिसअप्रूव किया। He demonstrated that air carries microbes or germs। उसने यहाँ पे ये बताया कि आप उसको हीट तो कर रहे हैं, उसको फ्लास्क में कवर तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रख रहे हैं। अब जब उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा जाएगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि एयर तो इंटर हो रही है और एयर्स में क्योंकि माइक्रोब्स और जर्म्स मौजूद होते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ पॉसिबल है।
अब लज़ारो स्पेलंजानी ने क्या किया? ही बॉइल्ड द मटन ब्रॉथ फॉर लॉन्गर पीरियड, रिमूव द एयर फ्रॉम द फ्लास्क एंड देन सील्ड द कंटेनर एंड ऑब्जर्व नो अपीयरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसने क्या किया, एक तो जो मटन ब्रॉथ था उसको बहुत टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। जब वो बॉयल हो गया उससे उसने क्या किया, उस फ्लास्क से उसने एयर को रिमूव किया। मुकम्मल स्टेलाइज करने के बाद उसमें जनाब अली उसने उस कंटेनर को सील कर दिया, एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल दिया गया। और फिर जब उसने ऑब्जर्व किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अब तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, सो फाइनली यहाँ पे आके जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसको मुकम्मली डिसअप्रूव कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और एक नई थ्योरी सामने आई जिसको बायोजेनेसिस का नाम दिया गया। ये थ्योरी क्या कहती है जी? द प्रिंसिपल दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे वो नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। बायोजेनेसिस की थ्योरी ये कहती है, उसका ये प्रिंसिपल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अदर लिविंग्स थे, अदर लिविंग थिंग्स से, नॉट नॉन लिविंग थिंग्स से। और इसी बात को फिर बायोजेनेसिस की थ्योरी को फिर जो है प्रूव भी किया और उसका सपोर्टर भी रहे लुइस पास्चर, जिनको हम ये कह सकते हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये था ट्रांजिशन एरा स्पॉन्टेनियस एरा के बाद आया, यानी कि डिस्कवरी एरा के बाद आया। और इसने इस बात को गलत साबित कर दिया कि नहीं जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं हासिल किए जाते। इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया और इसमें साइंटिस्ट जो थे उनका रोल, उनके नाम जो है वो फ्रांसिस्को रेडाई, जोहान नीथम और लज़ारो स्पेलंजानी थे। लज़ारो स्पेलंजानी इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनली इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया, रिजेक्ट किया और उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी प्रपोज की, बायोजेनेसिस, जिसका ये प्रिंसिपल था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। और इसी को प्रूव लुइस पास्चर, और इसी का हामी और सपोर्टर कौन था? लुइस पास्चर था। आफ्टर डिस्कसिंग डिस्कवरी एरा और स्पॉन्टेनियस एरा एंड ट्रांजिशन एरा, अब हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन एरा की। गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी ब्लॉसम्ड। ये एरा यानी कि गोल्डन एरा स्टार्ट होता है लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच के काम से, हु हैड देयर ओन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनके अपने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के लिए इनके पास अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी सी द रियल बिगिनिंग ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो हकीकतन माइक्रोबायोलॉजी का आगाज़ हुआ सही मानों में, वो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच ने गोल्डन एरा में स्टार्ट किया। इसको इसीलिए गोल्डन एरा का नाम दिया गया। गोल्डन एरा का मतलब इसलिए इसको गोल्डन एरा रखा गया कि इस दौर में माइक्रोबायोलॉजी अपने पीक पे पहुंची। इवन के उसकी शुरुआत, असल माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत भी इसी एरा से हुई। गोल्डन एरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो लुइस पास्चर का रहा है, जिन्होंने टर्म माइक्रोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ऑफिशियली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोनी वैन लीवनहुक हैं, हाँ वो है माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बट लुइस पास्चर ये कौन है? ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। Louis Pasteur finally put the concept of spontaneous generation to rest and proved the theory of biogenesis. अब बायोजेनेसिस जिसकी थ्योरी को प्रपोज किया था लज़ारो स्पेलंजानी ने, उसको फिर प्रूव किया लुइस पास्चर ने। ही इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पास्चराइजेशन। गोल्डन एरा में जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच वाज द जर्मन प्रैक्टिशनर, प्रोवाइडेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही प्रूव्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीजेज। अच्छा जी, उनका रोल बेसिकली वो एक जर्मन प्रैक्टिशनर थे और बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन रही है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। अब उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज के बारे में लोगों को बताया, उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो बैक्टीरिया का रोल है वो बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बैक्टीरिया हो सकती है। आइए उनकी कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कल्चर के लिए उन्होंने सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया एंड आल्सो इंट्रोड्यूस मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। और प्योर कल्चर में बैक्टीरिया को आइसोलेट कैसे करवाना है, इस मेथड को भी उन्हीं ने, किसने? रॉबर्ट कॉच ने इंट्रोड्यूस करवाया।
ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक्स बाय यूजिंग एनिलीन डाई। एनिलीन डाई की मदद से जो स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग की टेक्निक्स है, उसको भी रॉबर्ट कॉच ने इंट्रोड्यूस करवाया। ही डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया सच एज एंथ्रैक्स बैसिलाई, ट्यूबरसेल बैसिलाई एंड द कॉलेरा बैसिलाई। उन्होंने एंथ्रैक्स बैसिलाई, ट्यूबरसेल बैसिलाई और कॉलेरा बैसिलाई, ये 3 रॉड शेप के बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर किया। किसने? रॉबर्ट कॉच ने। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब बात करें अगर एंटीसेप्टिक सर्जरी की, तो उसके जो फादर हैं वो हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लिस्टर कंक्लूडेड दैट वाउंड इन्फेक्शंस वर ट्रू ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। He proposed a method to destroy microorganisms in the operation theatre by spraying a fine mist of carbolic acid into the air. लॉर्ड जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, वाउंड इन्फेक्शंस, उनमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली जा सकते हैं और वो फिर बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या उस इन्फेक्शन को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा उसने ऑपरेशन थिएटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए एक मेथड दिया, एक मेथड उसने प्रपोज किया। कि वो मेथड क्या था कि कार्बोलिक एसिड का एयर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्प्रे किया जाए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इन्वायरमेंट बहुत नीट एंड क्लीन होगा, माइक्रोब्स फ्री होगा, जिससे वाउंड इन्फेक्शंस को ट्रीट करना आसान होगा। पोल एनरिच ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे और गोल्डन एरा में इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। इन्होंने साइफिलिस को ट्रीट किया, उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कवर किया बेसिकली बाय यूजिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक की मदद से साइफिलिस की ट्रीटमेंट को डिस्कवर करने वाले पोल एनरिच थे, जिनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। उसके बाद जो गोल्डन एरा में नाम है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इन 1929 सर अलेक्जेंडर डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड नॉन एज वंडर ड्रग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का रोल, क्योंकि आज तक एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ हो रही हैं हर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो 1929 में ये शख्स था जिसका नाम सर अलेक्जेंडर था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग उसने कहा। पेनिसिलिन को फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग का नाम दिया। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड आल्सो नोन एज वंडर ड्रग। ये था जी गोल्डन एरा, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनके रोल आए। ये वो गोल्डन दौर था जिसमें एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसको स्टार्ट करने वाले लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच थे। बेसिकली इन दोनों की कंट्रीब्यूशंस रहीं, क्योंकि इनके पास अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर और इसी के साथ साथ पोल एनरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये 5 साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिनका गोल्डन एरा में नाम जाना जाता है। हमारे पास जो लास्ट एरा है वो है मॉडर्न एरा। बाय द 1970s रिसर्च ऑन बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स हैड एडवांस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट वाज पॉसिबल टू स्टडी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी इजीली। 1970 से बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके जेनेटिक्स पे रिसर्च जारी है, एडवांस किस्म की रिसर्च जारी है और ये बहुत आसान हो चुका है अब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया जा सके। द जेनेटिक कोड वाज डिकोडेड बाय प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना along with नायरनबर्ग एंड आल्सो गेट अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। जेनेटिक कोड को डिकोड करने वाले प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना थे, जिन्होंने नायरनबर्ग के साथ मिलके इसको डिकोड किया जेनेटिक कोड को, एंड आल्सो इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया।